तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों सभी को, और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे होमवर्क डाल दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। रोज रोज ये सूचना दे दिया जाता है कि टेलीग्राम चैनल से सभी को जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास को, मतलब मेन जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मगध से। ठीक है, कहाँ से? मगध से। बताइएगा कि मगध में, ठीक है, मगध का सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। ठीक है, सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश था। ठीक है, कौन था? नहीं, मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है, लेकिन अगर वंश पूछे, ठीक है, तो मगध पर सबसे पहली बात है कि मगध पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? 7। कितने? 7। तो पहला वंश हर्यक वंश। ठीक है, पहला वंश हर्यक वंश। दूसरा शिशुनाग। ठीक है, तो इसका ट्रिक जान ही रहे हैं। हसीन मसूक सा। ठीक है, हसीन मसूक सा, तो ह से हो गया हर्यक वंश। ठीक है, ह से हर्यक वंश। वहीं पे स से शिशुनाग वंश। ठीक है, स से शिशुनाग वंश। वही बताइएगा 9 से नंद वंश। ठीक है, 9 से नंद वंश। ठीक है, तो हसीन हो गया कंप्लीट। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश और 9 से नंद वंश। ठीक है, उसके बाद म से मौर्य वंश। ठीक है, स से सुंग वंश। ठीक है, मसूक सा, तो सु से हो गया सुंग वंश। उसके बाद क से कुषाण वंश आ गया इसमें, कन्नव वंश। ठीक है, मगध में कुषाण वंश, तो कन्नव वंश। ठीक है, और उसके बाद अंतिम सातवाहन वंश। ठीक है, अंतिम हो गया सातवाहन। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला हर्यक वंश, ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद सुंग वंश, कन्नव वंश और अंतिम सातवाहन वंश। ठीक है, तो बताइएगा कि जो सर्वाधिक शीशे का सिक्के चलाए थे किसने? सातवाहन। ठीक है, 100 से शीशा और 100 से सातवाहन। ठीक है, हाँ, सर्वाधिक सोने का सिक्के गुप्त शासक ना। और सबसे पहली बार सोने का सिक्के इंडो ग्रीक। ठीक है, हिंदू यूनान, जिसको हिंद यवन बोलते हैं। ठीक है, और अगर बोले कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण वंश के किसने? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने। हो गया। अब बताइएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो बताइएगा दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश। कौन कौन सा? पहला गुलाम वंश, तो इसका भी ट्रिक जान नहीं रहे सब कुछ। तो पहला जान रहे हैं ना? नहीं जान रहे हैं, तो इसका ट्रिक है कि गुल खिले तो सूंघ लो। ठीक है, सांस लो भी बोलते हैं, सूंघ लो, ये ट्रिक है। ठीक है, नहीं याद आने लगे तो इसी ट्रिक पे बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो पहला हो गया गुलाम वंश। ठीक है, पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। ठीक है, तो तीसरा हो गया तुगलक वंश। उसके बाद चौथा सैयद वंश। ठीक है, चौथा हो गया सैयद वंश, और अंतिम लोधी वंश। ठीक है, हाँ हाँ, हो गया। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश थे? 4 वंश। ठीक है, कितने वंश? 4 वंश। तो पहला वंश नहीं बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो पहला हो गया पहला संगम, दूसरा सालूब। ठीक है, तीसरा तुल्लू, उसके बाद चौथा अराविडू। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया? अराविडू। हो गया। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में। कल हम लोग जौनपुर और कश्मीर देख लिए थे। ठीक है, जौनपुर और कश्मीर देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे बंगाल से। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज इसमें भी कर लेते हैं। बताइएगा कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था? FST। ठीक है, FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में किया था? तो जूना खां। ठीक है, जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, MBT। हाँ, जूना खां जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के चचेरा भाई। ठीक है, चचेरा भाई थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसी के याद में जौनपुर की स्थापना किया था। ठीक है, ऐसा हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा कि कश्मीर में जो पहला हिंदू वंश का स्थापना किया था
उस शासक का क्या नाम था? सुहादेव। ठीक है, क्या नाम था? सुहादेव। ठीक है, कश्मीर में प्रथम हिंदू राज कौन थे? सुहादेव। उसकी स्थापना सुहादेव ने किया था। अगला मुस्लिम वंश। ठीक है, कश्मीर में जो है प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया था? तो शाहमीर। क्या नाम था? शाहमीर। ठीक है, एक सवाल और है कि बताइएगा कि महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने करवाया था? हाँ, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जैन उल अबादीन। ठीक है, कश्मीर का अकबर। ठीक है, कौन? जैन उल अबादीन। ठीक है, कश्मीर का अकबर जैन उल अबादीन। तो कश्मीर का अकबर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, अगला बताइएगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। ठीक है, तो बताइएगा कल्हण किसके राज दरबार में रहते थे? हर्ष। ठीक है, राजा हर्ष, नॉट हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन नहीं, राजा हर्ष। ठीक है, बताइएगा कि महाभारत का जब फारसी में अनुवाद करवाया गया तो उसे क्या कहा जाता था? रज्मनामा। कल भी बताया। ठीक है, रज्मनामा। क्या कहा जाता है? रज्मनामा। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहा जाता है। बताइएगा कि बहमनी राज्य जो पड़े थे, ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? बहमनी साम्राज्य का? हाँ, इसका कलीमुल्ला। ठीक है, क्या नाम था? कलीमुल्ला। ठीक है, बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला। लेकिन बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने। किसके? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, हाँ, तो हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था और बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला। ठीक है, क्या नाम है? कलीमुल्ला। और कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी वंश जो है कितने स्वतंत्र राज्य में बट गए थे? 5। ठीक है, कितने? 5। तो पहला हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, पहला बीजापुर, अहमदनगर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा गोलकुंडा, हाँ गोलकुंडा, चौथा बरार। ठीक है, और पांचवा बीदर। ठीक है, तो बताइएगा कि बीजापुर की स्थापना किसने किया था? नहीं, बीजापुर का आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, और वंश, अगर वंश पूछे तो आदिल शाही वंश। ठीक है, आदिल शाही वंश। बताइएगा अहमदनगर की स्थापना? अहमदनगर का मलिक अहमद। कौन थे? मलिक अहमद। ठीक है, बताइएगा बरार की स्थापना? इमाद शाह। ठीक है, बहुत अच्छा, इमाद शाह। बताइएगा गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह। ठीक है, और अंतिम है बीदर का बरीद। ठीक है, अली बरीद। ठीक है, अमीर अली बरीद पूरा नाम है। ठीक है, अब आते हैं बंगाल पर। ठीक है, बताइएगा कि बंगाल को जो है दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सीधा याद रखिए, बख्तियार खिलजी। ठीक है, पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखना है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और बताइएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? लखनौती, सतगांव। ठीक है, सोनारगांव। तो लखनौती, देखिए, पहला लखनौती, ठीक है, दूसरा सोनारगांव और तीसरा सतगांव। ठीक है, सोनारगांव, सतगांव और लखनौती हो गया। अगला बताइएगा कि अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, अदीना मस्जिद सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, तो अदीना मस्जिद सुल्तान सिकंदर शाह ने कब करवाया था? 1364 में। ठीक है, 1364 में। एक तो बोलते हैं उसमें भी गलत। तो अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था 1364 में। ठीक है, 1364 में। अगला बताइएगा कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के। ठीक है, किसके? अलाउद्दीन के। ठीक है,
तो बताइएगा कि सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन करवाया था। हाँ सर। हाँ ठीक है। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन ने। ठीक है, वही बताइएगा कि श्री कृष्ण विजय, ठीक है, श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया था? मालाधर मालाधर बसु। ठीक है, मालाधर बसु। और ये भी किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के। ठीक है, तो श्री कृष्ण विजय की रचना मालाधर बसु। ठीक है, मालाधर बसु। बताइएगा अगला कि कदम रसूल, ठीक है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कदम रसूल मस्जिद का सर। हाँ, नसरुद्दीन नुसरत। ठीक है, नसरुद्दीन नुसरत। ठीक है, कदम रसूल मस्जिद। और एक लोग इससे पहले पढ़े हम लोग अदीना मस्जिद। तो अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उसका सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर। हाँ, सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, और लेकिन अगर पूछे कदम रसूल मस्जिद तो नसरुद्दीन नुसरत। नुसरत। नसरुद्दीन शाह नहीं है। ठीक है, नसरुद्दीन नुसरत। अगला बताइएगा कि खिलजी वंश। ठीक है, एक तो मालवा में भी खिलजी वंश, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, खिलजी वंश। एक तो मालवा में भी है खिलजी वंश। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद शाह। ठीक है, हाँ, मोहम्मद शाह। ठीक है, मालवा में अगर पूछे खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद शाह। ठीक है, लेकिन अगर पूछे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? दिल्ली में तो फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, हाँ, वही बात है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछे मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह हो गया। अगला बताइएगा कि मालवा को गुजरात में किसने मिलाया था? हाँ, मालवा को गुजरात में मिला लिया था किसने? तो बहादुर शाह। ठीक है, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह। उसने युद्ध किया किससे? मोहम्मद शाह द्वितीय से। ठीक है, मोहम्मद शाह द्वितीय से, और उसे परास्त करके मालवा को गुजरात में मिला लिया। अभी हम लोग पढ़े बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था किसने? बख्तियार खिलजी। ठीक है, किसने? बख्तियार खिलजी। लेकिन मालवा को गुजरात में मिला लिया था किसने? तो ये क्या? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह। अगला बताइएगा कि दिल्ली दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली दरवाजा, हाँ, हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह। ठीक है, अगर पूछे दिल्ली दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह। अगर पूछे हिंडोला भवन, हिंडोला वरन नहीं, ठीक है, हिंडोला भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसैन शाह। ठीक है, हिंडोला भवन, दिल्ली दरवाजा, हुसैन शाह। ठीक है, बताइएगा अगला सवाल कि बाज बहादुर का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर का। हाँ, इसमें खाली निर्माण है। बाज बहादुर का निर्माण नसरुद्दीन शाह। ठीक है, अभी आया है नसरुद्दीन शाह। ठीक है, इससे पहले नसरुद्दीन मोहम्मद पढ़े थे। ठीक है, नुसरत। ठीक है, नसरुद्दीन नुसरत थे, लेकिन अब आया नसरुद्दीन शाह पर। ठीक है, तो बाज बहादुर का निर्माण किसने करवाया था? नसरुद्दीन शाह। बाज बहादुर नसरुद्दीन शाह। ठीक है, अब आते हैं गुजरात में। ठीक है, पहले हम लोग आए बंगाल में, बंगाल से घूम के आ गए मालवा से फिर अब आए गुजरात। ठीक है, तो बताइएगा कि अब गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? मोहम्मद खिलजी नहीं, अलाउद्दीन ने। हाँ, अलाउद्दीन। किसने? अलाउद्दीन ने। ठीक है, गुजरात को दिल्ली नहीं, हाँ, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। तो बताइएगा क्या पूछे सवाल? बोले गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? अलाउद्दीन ने। ठीक है, अलाउद्दीन ने। तो बताइएगा उस टाइम जो है गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह, राजा कर्ण। ठीक है, तो गुजरात के शासक राजा कर्ण। कौन? राजा कर्ण। ठीक है, राजा कर्ण को पराजित किसने किया था? अलाउद्दीन ने। और क्या किया? दिल्ली सल्तनत को मिला लिया। दिल्ली सल्तनत, हाँ, गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, बताइएगा कि सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि किसने ग्रहण किया था? सुल्तान मुजफ्फर शाह, जफर खां। ठीक है, जफर खां। किसने? जफर खान। अंदाजे अलाउद्दीन। जफर खान। तो सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि जफर खां को मिला था। किसे मिला था? जफर खां को। ठीक है, बताइएगा कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है?
ये क्या बोलते हैं, नहीं, अरे जिसपे दया गई थी राखी बांधने सुंदर को, क्या नाम था नदी का? गुजरात में, हाँ बहुत अच्छा। कौन नदी? साबरमती नदी। ठीक है, तो गुजरात जो है साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, बताइएगा कि किसने जो है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया था? अहमद शाह। ठीक है, तो अहमद शाह। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद किया था। ठीक है, किसने? अहमद शाह ने। ठीक है, अहमद शाह ने। अब आते हैं मेवाड़। कहाँ? मेवाड़। तो बताइएगा कि मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नहीं देखे फिल्म? नहीं देखे पद्मावती? देख लीजिएगा। ठीक है, पद्मावत। हाँ, तो वो ज्यादा नहीं होगा, शॉर्ट्स उसका खाली देख लीजिएगा ना, रील्स, उसी में पता चल जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे और मेवाड़ कौन है, पद्मावती कौन है। ठीक है, तो हाँ खाली घुमर करते हैं ना। बताइएगा मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? घुमर वाला इसमें नहीं है, वो तो उसमें ना है, क्या कहते हैं, एक तो और जो फिल्म था इसका, रणवीर सिंह का एक और फिल्म है ना, कौन सा है? एक तो पद्मावत, एक तो और कोई है ना। ठीक है सर, देख के आएंगे कल सर, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा फिल्म है। दो मूवी टॉपिक हो गया, तो बताइएगा हम क्या पूछे अभी सवाल? अभी पूछे मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था? 1303 में। ठीक है, 1303 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उस टाइम जो है मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के सांगा नहीं, रावल रतन सिंह। ठीक है, देखिए नहीं किया आप लोग, क्या करिए बोलिए, देखिएगा तो याद रहता सब टोटल। पट से जवाब देते ना। चलिए, तो कौन थे? रतन सिंह। ठीक है, जब मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस टाइम मेवाड़ के शासक कौन थे? रतन सिंह। ठीक है, राजा रतन सिंह, और उसकी पत्नी कौन थी? पद्मावती। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए जो है मेवाड़ पे आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? 1303 में। ठीक है, 1303 में, और अंततः मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, अगला बताइएगा कि जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मेवाड़ पर कौन सा शासक आए थे? तो हमीर देव। ठीक है, कौन आए थे? हमीर देव। ठीक है, और अगर पूछे कि फिर से जो है हमीर देव के बाद मेवाड़ को किसने स्वतंत्र किया था? तो फिर से तो मोहम्मद तुगलक, नहीं सॉरी, राणा कुंभा। ठीक है, इसके बाद आए थे राणा कुंभा। ठीक है, हमीर देव के बाद कौन आए? राणा कुंभा। ठीक है, तो अगर पूछे कि चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा। तो बताइएगा मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। अगला सवाल बताइएगा कि खानवा का युद्ध। ठीक है, हाँ सबसे पहला, हम क्या पूछे, सवाल कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, हम पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ठीक है, प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। वहीं बताइएगा कि खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच? हाँ, रामा सांभा नहीं, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब? 1527 में। तो बताइएगा इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हो गई। ठीक है, अगला बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच? हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो इसमें फाइनली जीत किसने हासिल कर? तो इसमें अकबर विजय हुए थे। ठीक है, फाइनली विनर कौन हुए थे? अकबर। ठीक है, अब बताइएगा कि
जब अकबर विजय हो गया इसमें, तो बताइएगा कि मेवाड़ को, ठीक है, मेवाड़ को अब मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? अकबर ने। हमको पता था, फंस जाइएगा, ठीक है, हमको यही पता, जहांगीर ने, ठीक है, ठीक है, किसने? जहांगीर ने, ठीक है, तो फंसना नहीं है, ठीक है। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? जहांगीर ने, ठीक है। लेकिन अगर पूछे मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, हो गया। यस सर। अब आते हैं खान देश, खान देश। ठीक है, कहाँ आते हैं? खान देश में, ठीक है, खान देश। तो बताइएगा कि खान देश की स्थापना किसने किया था? खान देश की। हाँ, खान देश की स्थापना किसने किया था? राजा फारूकी, ठीक है, राजा फारूकी। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे कि बाबा फारूकी का निधन हुआ, ठीक है, तो वो नहीं, ये है राजा फारूकी, ठीक है, मुंबई बाबा सिद्दीकी ने। तो राजा फारूकी, ठीक है, खान देश की स्थापना किसने किया था? बताइए, भावनाओं में भाग गए, राजा फारूकी, ठीक है। तो देखिए, तुगलक वंश की पतन के बाद, ठीक है, तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार, जिसका नाम था मलिक अहमद राजा फारूकी, ठीक है, मलिक अहमद राजा फारूकी, ठीक है, इसने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच खान देश की स्थापना किया, ठीक है। तो वो अगर पूछा जाएगा कि खान देश कहाँ स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। तो बताइएगा कि खान देश की स्थापना कब हुई थी? 1382, ठीक है, कब? 1382 और खान देश की राजधानी कहाँ हुआ? खान देश का राजधानी, हाँ, बुरहानपुर, ठीक है, खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी, ठीक है। अब इसमें आता है सवाल कि खान देश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? खान देश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने, ठीक है। मेवाड़ को अगर बोले कि मुगल साम्राज्य में मिलाया था तो जहांगीर ने, ठीक है, किसने? जहांगीर ने। लेकिन खान देश को मुगल साम्राज्य में अकबर ने, ठीक है, 1601 में। कब? 1601 में, ठीक है। अब आते हैं सूफी आंदोलन, कहाँ? सूफी आंदोलन, ठीक है। तो बताइएगा कि सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बोलिए। अबू हासिम, ठीक है, अबू हासिम। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग अबू हासिम ने, अबू हासिम ने, ठीक है, अबू हासिम, ठीक है, सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था, हो गया। तो बताइएगा जो लोग, ठीक है, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण मतलब दीक्षा लेते थे, ठीक है, जो लोग सूफी संतों से दीक्षा ग्रहण करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे मुरीद, ठीक है, क्या कहा जाता था? मुरीद। लेकिन वहीं अगर बोले कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था? खानका, ठीक है, मठ या फिर खानका, ठीक है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानका या मठ, ठीक है। लेकिन जो दीक्षा ग्रहण करते थे उसे मुरीद, ठीक है, मुरीद, हो गया। बताइएगा कि सूफी संत दो भागों में विभाजित हुए थे, ठीक है। सूफी के धर्म संघ जो है दो भागों में, तो पहला था बासारा, ठीक है, दूसरा बेसारा, ठीक है, बासारा और बेसारा। तो बताना है कि जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे उसे क्या कहा जाता है? बेसारा, ठीक है, जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे उसे बेसारा। लेकिन इस्लामी सिद्धांत के जो समर्थक थे बासारा, ठीक है, इस्लामी सिद्धांत के समर्थक बासारा, और जो नहीं बंधे हुए थे वो बेसारा, ठीक है। हाँ, तो भारत में जो है दो सिलसिला हुआ करता था, ठीक है, कौन कौन सा? एक चिश्ती और एक सोहरावर्दी, ठीक है, चिश्ती और सोहरावर्दी, ठीक है, दो सिलसिला हमेशा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, आगे भी। तो पहला था चिश्ती, दूसरा सोहरावर्दी, ठीक है। तो बताइएगा कि भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और बताइएगा कि चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, वहीं पे जो है बना हुआ है। हाँ, चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर जो राजस्थान में है, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो है बाबा फरीद, ठीक है, बाबा फरीद के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। हाँ, बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। तो अब बताइएगा कि
निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के बाबा सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अमीर खुसरो। हाँ। ठीक है, अमीर खुसरो जिससे सभी जान रहे हैं, हाँ। तो बताइएगा कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु हुए निजामुद्दीन औलिया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया के गुरु तो बख्तियार बाबा फरीद। बाबा फरीद। ठीक है, कौन थे? बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद नहीं, बाबा फरीद तो बख्तियार काकी का शिष्य था वो। हाँ, तो बाबा फरीद का अगर गुरु पूछे तो बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी। तो इस तरह क्रम से चलते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने शासकों का शासन देखा? 7। ठीक है, लेकिन अगर पूछे अमीर खुसरो तो 8। ठीक है, अमीर खुसरो 8 शासन। ठीक है, लेकिन अगर निजामुद्दीन औलिया 7। ठीक है, तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। देखना होगा वो सब। अगला बताइएगा कि दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? गरीब। बहुत अच्छा, गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, तो याद रखना है गरीब। ठीक है, गरीब लोगों ने, किसने? गरीबों ने। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत बुरहानुद्दीन गरीब। हाँ, गरीब ने किया था। ठीक है, और उसने जो है मुख्य केंद्र कहाँ बनाया था? दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद को उसने मुख्य केंद्र बनाया था। ठीक है, और चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। हो गया। बताइएगा कि सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ, अभी हम लोग पढ़े ना कि वो चिश्ती और वो सुहरावर्दी। ठीक है, तो बताइएगा सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने किया था? सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी। हाँ, तो उसका नाम भी सुहरावर्दी था। ठीक है, याद रखिएगा, सुहरावर्दी क्या था? सुहरावर्दी। ठीक है, सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ की स्थापना सुहरावर्दी ने, पूरा नाम है, पूरा नाम सुनिएगा क्या? सुन लीजिए। ठीक है, शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। ठीक है, शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। ठीक है, वही किस्सा हो गया कि एगो बेटवा नहीं बोलता है मम्मी को, बोले मैया राम, तो बोलता है इतना आटा कूटो नहीं बोले पारबो। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ हो गया। ठीक है, राम बोलने में दिक्कत हो गया, लेकिन आटा कूटो बोल दिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बोल दिया कि शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। ठीक है, जिसने सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ की स्थापना किया था। ठीक है, अगला बताइएगा कि राज्य का जो संरक्षण था वो सुहरावर्दी सिलसिला ने स्वीकार किया था या नहीं किया था? तो राज्य का संरक्षण प्राप्त था उसको। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब सवाल आने वाला सवाल है कि सुहरावर्दी जो सिलसिला था उसे राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था उसने। ठीक है, सुहरावर्दी सिलसिला ने। हो गया। बताइएगा सत्तारी सिलसिला। ठीक है, सत्तारी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? तो ये सब आसान है, सब में नाम लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी सत्तारी लगा हुआ है। ठीक है, शेख अब्दुल्ला सत्तारी। क्या नाम है? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, सुहरावर्दी में भी सुहरावर्दी लगा हुआ है। ठीक है, चिश्ती में भी चिश्ती लगा हुआ है, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। बोलते सीधे सत्तारी। ठीक है, और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? अब्दुल सत्तार बिहार। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र बिहार था। ठीक है, बताइएगा अगला कि कादरी धर्म संघ। ठीक है, कादरी धर्म संघ या सिलसिला। ठीक है, कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने किया था? अबुल कादरी। ठीक है, इसमें भी नाम लगा, तो इसका पूरा नाम सुन लीजिए। सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। ठीक है, सैयद अबुल कादिर अल जिलानी, याद रखना है, अबुल कादिर। ठीक है, कादिर धर्म संघ की स्थापना अबुल कादिर ने किया था। हाँ, और ये सब जो है सिया मत के थे। ठीक है, सिया सुन्नी होता है ना, तो ये सब सिया को मानते हैं। अच्छा, सिया के विरुद्ध थे, सॉरी कितना बड़ा मिस्टेक था, सिया का विरुद्ध थे। ठीक है, सुन्नी धर्म को मानते थे। तो अब इतिहास समाप्त होता है, आते हैं पॉलिटी में। ठीक है, बैठ जाते हैं। चलिए, इसमें बताइएगा कि कल हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो बताइएगा मौलिक अधिकार भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 1 में राष्ट्र संघ और
जिला, गांव, नहीं, राष्ट्र, संघ और संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में भाग 2 में नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नहीं, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। वही बताइएगा भाग 4 का कौम है मूल कर्तव्य, ठीक है। भाग 4 का कौम है मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ, ठीक है। 5 में संघ, 6 में राज्य, ठीक है। फिर से बोलिएगा, बताइएगा नागरिकता। नागरिकता 2 में। भाग 2 में बताइएगा नीति निर्देशक तत्व। 4 में। 3-4 दोनों में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में। लेकिन अगर पूछे मूल कर्तव्य, 4 का कौम है, ठीक है। मूल कर्तव्य 4 का कौम है। नागरिकता भाग 2 में, ठीक है। तो रोज रोज हम इसको जो है रिवाइज करेंगे। आज हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का कल हम लोग पढ़ लिए थे क्या? पहला, सॉरी मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार का कल हम लोग समता या समानता का अधिकार पढ़ लिए थे। तो बताइएगा कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 अभी बताइएगा मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7, ठीक है। उसमें से जो है किस अधिकार को समाप्त कर दिया? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। तो बताइएगा अभी कुल कितने मौलिक अधिकार? 6, ठीक है। तो बताइएगा पहला मौलिक अधिकार समता या समता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18। बताइएगा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। बताइएगा तीसरा शोषण के विरोध अधिकार, ठीक है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। पांचवा शिक्षा संबंधी अधिकार। वहीं बताइएगा छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब आर्टिकल हम लोग कल देखे थे, बताइएगा कि अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, ठीक है। एक तो याद की थी बेचारी, तो इसलिए पूछ लिए, ठीक है। पूछना फर्ज है, क्या इनको लगेगा कि हम याद किए इतना मेहनत से, हमको पूछबे नहीं किए, इसलिए इनका मेहनत को पानी में नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, ठीक है। तो बताइएगा कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, ठीक है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। बताइएगा विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में, ठीक है। बताइएगा विधि के समक्ष जो समता है वो कहाँ से लिया गया था? किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से। अगर पूछे मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया था? अमेरिका, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका, ठीक है। बताइएगा एकल नागरिकता ब्रिटेन, ठीक है। एकल नागरिकता ब्रिटेन। कल हम लोग एक चीज पढ़े थे कि धर्म, ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल 15, ठीक है। अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15। आज हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइएगा कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 7 प्रकार की, ठीक है। 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। लेकिन बताइएगा कि अनुच्छेद 19 का F, ठीक है, 19 का F के तहत किस मौलिक अधिकार को, किस स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दिया है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत हटा दिया है? 19F, ठीक है। 19 का F, ठीक है। और बताइएगा कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया था? 44वां, ठीक है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया था, ठीक है। तो अभी कितना तरह की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की, ठीक है। 6 प्रकार की। तो बताइएगा कि विचार एवं अभिव्यक्ति, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का A, ठीक है। अनुच्छेद 19 का A। बताइएगा कि शांतिपूर्ण, ठीक है, शांतिपूर्ण बिना हथियार का एकत्रित होकर आंदोलन करना अनुच्छेद 19 का B, ठीक है। अनुच्छेद 19 का B, ठीक है। बताइएगा संघ बनाने का स्वतंत्रता 19 का C, ठीक है।
संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का सी बताइएगा कि देश के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कश्मीर रहे या फिर लद्दाख रहे या फिर कहीं भी रहे, ठीक है, हम घूम सकते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद डी 19 का डी, ठीक है, 19 का डी। लेकिन अगर हमको कश्मीर में घर बनाने का मन करेगा, ठीक है, वहां पे बसने का मन करेगा, तब 19 का ई, ठीक है, 19 का ई। लेकिन हमको अगर मन करेगा कि तमिलनाडु में जाके छोला भटूरा बेचे, तो 19 का जी, ठीक है, 19 का जी। मतलब कि व्यापार, हाँ, व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार और कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, तो 19 का जी, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लद्दाख में कहीं भी, ठीक है। बताइएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 का ए, ठीक है, 19 का ए। अगला बताइएगा कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। तो बताइएगा कि किसी को, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ठीक है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि अनुच्छेद 20 के तहत कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? किसी अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। बहुत अच्छा, एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है, एक। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या बोले? अपना पसंदीदा वकील, ठीक है। और उसको सर गिरफ्तार करने का कारण बताना। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सही है, ठीक है, कि उसको जो है गवाही के लिए जो है ना बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 20 के साथ। लेकिन एक और है कि अपराध करने के समय जो कानून है, ठीक है, उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले या बाद में जो कानून बना उसके तहत, ठीक है। तो ये 3 तो है। वो जो बोले ना आप कि पसंदीदा वकील, वो है 22 में, ठीक है, अनुच्छेद 22 में, ठीक है। तो हम कंफ्यूजन में थे थोड़ा सा। तो बताइएगा आप सवाल कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20। बताइएगा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21। इसको बोल सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, का संरक्षण। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ पानी, ठीक है, स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ मतलब कुल मिलाकर स्वस्थ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, 21 के तहत। कब? अक्टूबर 2010 में, ठीक है, अक्टूबर 2010 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 21 का क, ठीक है, 21 का क, ठीक है। राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का क के साथ, ठीक है, 21 का क के साथ बताइएगा कि शिक्षा का जो है अधिकार, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 2010। ये मतलब शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में हमको मिला था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे मतलब लागू किया गया था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अगला बताइएगा गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22। तो बताइएगा कि अनुच्छेद 22 में कुल कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करती है? इसमें भी 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो बताइएगा कि हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22। मतलब आप अगर कोई पुलिस जो है मनमाना ढंग से हिरासत में ले रहा है तो उससे कारण पूछना होगा, ठीक है, मतलब पूछना मेरा हक है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप किसी को लतिया दिए हैं या फिर मर्डर कर दिए हैं, अब बोलिए कि हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो और 4 डंडा दे लेगा, उसके बाद आपको जो है उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं। बताइएगा कि
24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22। लेकिन क्या उसमें आने जाने का समय इंक्लूड है क्या? नहीं, ठीक है। तो आने जाने का समय को छोड़कर, छुट्टी नहीं, बस गिरफ्तार करके बताइएगा कि पसंदीदा वकील, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लीजिए या कहीं से लीजिए, तो पसंदीदा वकील से सलाह लेने का अधिकार अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22। अगला बताइएगा कि निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1950, ठीक है। हाँ, निवारक निरोध अधिनियम 1950, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम 1950, ठीक है। तो इसका उद्देश्य, निवारक विरोध अधिनियम का उद्देश्य क्या था पता है? अपराध को रोकना, ठीक है, अपराध को रोकना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पे शक होता है तो उसे, हाँ, बिना शक के आधार पर उसे, नहीं, हाँ, एक तरह की वही है, ठीक है, एक तरह का वही है। तो उसी तरह का, ठीक, अच्छा, तो मतलब वही रॉलेट एक्ट जो है ना, उसी के जैसा, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि निवारक निरोध का उद्देश्य था व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, ठीक है, वरन उसे अपराध करने से रोकना, ठीक है, अपराध करने से रोकना, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आता है एनएसए। क्या आता है? एनएसए, ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत आता है पोटो। क्या आता है? पोटो। तो बताइएगा कि जो है पोटो कानून जो है कब लागू किया गया था? 2001 में, ठीक है, 2001 में, ठीक है, पोटो कानून 2001 में। वहीं बताइएगा कि एनएसए जो है कब लागू किया गया था? 1980, ठीक है, 1980। तो बताइएगा कि पोटो का जो है, पोटो पहले था जिसका नाम पोटा कर दिया, ठीक है। तो पोटो का फुल फॉर्म होता था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो पोटो 2001 में लागू किया गया, ठीक। और उसे जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है, पोटो को। लेकिन बताइएगा कि पोटो को जो है किस अधिनियम के तहत उसे जो है एक्ट बनाया गया। मतलब पोटो जो है ना, पहले था अधिनियम, ठीक है, लेकिन उसे एक्ट बनाया गया। तो कब बनाया गया था बताइए? 2002 में, ठीक है, 2002 में। और 21 सितंबर 2004 को इसको समाप्त कर दिया था। कब? तो ये सब देखिए, हाँ, ये सब उतना कोई खास टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो मेन था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे समाप्त करते हैं। और अब जो है अगला टॉपिक रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बोलिए सर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, कल से जो है थोड़ा मतलब टॉपिक बड़ा डाल देते, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी साइंस नहीं चलेगा, सिर्फ लूसेंट चलेगा, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।